जो आने वाला है, नाम दिया गया है आईपी या फिर आईई। इसको बोला जाता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कुछ भी कहे, नाम वही है, सीक्वेंस वही है, या तो आईपी कहेगा या फिर आईई कहेगा। होता क्या है जरा इसको समझिए। कोई भी अगर एटम हम कंसीडर कर रहे हैं तो उसके सेंटर पार्ट में प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस और बाहर की तरफ घूम रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स। जो बाहर इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर चार्ज होगा नेगेटिव, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होगा पॉजिटिव, प्लस और माइनस अपोजिट चार्ज। क्या लग रहा होगा? अट्रैक्शन फोर्स। न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा और अगर इस खींचे हुए इलेक्ट्रॉन को मुझे निकालना है तो इसको निकालने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी और इस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसी को हम नाम देते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आप अगर इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो एनर्जी देनी पड़ी, मतलब प्रोसेस जो था वो हो जाएगा एंडोथर्मिक। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो प्रोसेस कैसा होता है? एंडोथर्मिक। इसके अलावा कहा जाए यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ी है तो एनर्जी के कुछ यूनिट्स होंगी। पहली यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, नेक्स्ट वन किलो कैलोरी पर मोल, एक और नाम किलो जूल पर मोल। तो ये कुछ यूनिट्स हैं जो इसके लिए डिफाइन होती हैं। आईपी की जो डेफिनेशन हम देते हैं, आईपी का डेफिनेशन कहा जाता है गैसियस स्टेट के लिए। सॉलिड से क्यों नहीं निकाला? तो देखो इसमें भी दिक्कत है। आप अगर सॉलिड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे पहले आपको उस सॉलिड को कन्वर्ट करना होगा गैस में, और सॉलिड को जब गैस में बदला जाता है तो प्रोसेस में एक और एनर्जी आती है जिसका नाम सब्लिमेशन एनर्जी है, इसलिए हम उसको काम में नहीं ले पाए। तो ये पॉइंट हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं कि वो आप जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं उसके ऊपर क्या क्या कंडीशंस हैं। चलिए इसके लिए अकॉर्डिंगली बात करते हैं जो हम सीख रहे थे अभी तक। आईपी की जो डेफिनेशन है वो हमें कहती है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। कब लगेगी मिनिमम एनर्जी? अंदर वाले को निकालोगे, न्यूक्लियस खींच के रखेगा, निकालना मुश्किल होगा। बाहर वाले को निकालोगे तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होगा, निकालना आसान होगा, और जितना आसानी से निकालोगे मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। रिक्वायर्ड कहा तो मतलब प्रोसेस एंडोथर्मिक बना। मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, मतलब कौन से वाले इलेक्ट्रॉन की बात करनी है? आउटर मोस्ट शेल की। एक और लाइन लिखी है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का डेफिनेशन आपको क्या समझ में आता है कि आपको ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में से ही निकालना है। इसके अलावा भी कुछ एनर्जीज के नाम हैं जो आप पहले पढ़ के आए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ये तो है आयोनाइजेशन, एक होता है एक्साइटेशन और एक होता है सेपरेशन। कभी आप ग्राउंड से निकालते हैं और एक्साइटेड में ले जाते हैं, कभी आप ग्राउंड से निकालते हैं और इनफाइनाइट पे ले जाते हैं, और कभी आप एक्साइटेड से ले जाकर इनफाइनाइट पर फेंक आते हैं। इसी वजह से अलग अलग नाम दिए जाते हैं, डिपेंड करता है कौन सी एनर्जी है। जब इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से उठाकर इनफाइनाइट पर फेंकना होता है तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो आयोनाइजेशन कहलाती है। आइसोलेटेड कहने का मतलब क्या था? किसी बॉन्डिंग स्टेट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बॉन्डेड स्टेट में होगा तो पहले तो आपको उस बॉन्ड को ब्रेक करना होगा। कोवेलेंट मॉलिक्यूल बना था और बॉन्ड को ब्रेक किया तो एनर्जी लगेगी, जिसका नाम होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसलिए हम उसको भी अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि हमें तो मिनिमम एनर्जी चाहिए। और जब आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो आइसोलेटेड गैसियस एटम से निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर सॉलिड से निकालोगे तो सॉलिड से निकालना मुश्किल होगा, इसीलिए उसको एनर्जी दे के पहले सब्लिमेशन देना पड़ेगा, फिर जब वो गैस बनेगा तब निकाल पाओगे। इसीलिए अच्छी तो पॉसिबिलिटी यही है कि आप आइसोलेटेड लें, गैसियस लें और वहां से इलेक्ट्रॉन निकालें, तब वो कहलाएगा आयोनाइजेशन। दूसरा जो नाम यहां पर आप देख पा रहे हैं, नाम दिया गया है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। अब सक्सेसिव क्यों कहा जरा देखिए। सक्सेसिव का मतलब रिपीटेशन, एक के बाद एक। अगर आप
एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो उसको नाम देते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। देखिए कैसे, M से आपने इलेक्ट्रॉन निकाला, चार्ज आ गया M+, से निकाला आया M+2, M+2 से निकाला आया M+3। पहला इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब एक न्यूट्रल एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना, दिस वन इज आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। अगला निकाला Ip2, अगला निकाला Ip3। तो एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन जब आप निकालते जाते हैं तो वो वाला प्रोसेस कहलाता है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन था ग्राउंड स्टेट में से, दूसरा केटायन में से और तीसरा और भी ज्यादा पॉजिटिव से। क्या समझते हैं, निकालना आसान होगा या मुश्किल होगा? सोडियम था, एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉन भी 11, प्रोटॉन भी 11। एक इलेक्ट्रॉन चला गया, पहला Ip हो गया, इलेक्ट्रॉन बचे 10, पर न्यूक्लियस के प्रोटॉन हो गए 11, क्योंकि वो तो उतने ही हैं। अब अगर प्रोटॉन 11 हैं और इलेक्ट्रॉन 10 रह गए तो न्यूक्लियस के खींचने की पावर बढ़ गई। न्यूक्लियस जितना ज्यादा खींचेगा Z इफेक्टिव की वैल्यू उतनी ज्यादा, और Z इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही मुश्किल होगा। तो उसको निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो उतनी ही ज्यादा होगी। इसीलिए Ip1 से बड़ा Ip2 हुआ। एक और इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, पहले 10 इलेक्ट्रॉन बचे थे, एक और निकालने पर इलेक्ट्रॉन बचे 9, जबकि प्रोटॉन्स अभी भी 11। अब वो जो 11 प्रोटॉन हैं वो उस बचे हुए 9 इलेक्ट्रॉनों को बहुत टाइटली अपनी तरफ खींच के रखेंगे, और न्यूक्लियस जितना ज्यादा टाइटली उन्हें खींच के रखेगा इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही मुश्किल होगा, और जितना मुश्किल से वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा Ip की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। इसीलिए Ip2 से बड़ा Ip3। तो हम कहेंगे 1 से बड़ा 2 और 2 से बड़ा 3 हमेशा लगेगा, कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, Z इफेक्टिव बढ़ेगा, खींचने की पावर बढ़ेगी, और जितना ज्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी उतनी ही ज्यादा लगेगी। इसीलिए Ip का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। नेक्स्ट वन, अगला जो अपन ने कहा था वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर हैं, और ये Ip की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डायग्राम। न्यूक्लियस खींच रहा था, निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ी, खींचने की पावर जितनी ज्यादा निकालने की एनर्जी उतनी ही ज्यादा, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट लिखा गया, क्वेश्चन अप्लाई करते हैं। आर्गन से निकाला, प्लस आया, +1 से +2 आया, +2 से +3 आया। ये Ip1 था, Ip2 था, Ip3 था। Ip का ऑर्डर क्या होगा? क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्गन एक इनर्ट गैस है। आप भी जानते हैं इनर्ट गैस नहीं चाहेगी इलेक्ट्रॉन निकले, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद स्टेबिलिटी खत्म। पर पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, प्लस आया, Z इफेक्टिव बढ़ गया, Z इफेक्टिव बढ़ गया तो Ip का वैल्यू भी बढ़ेगा। एक और निकाला, +2 आया, +2 आने पर Z इफेक्टिव और बढ़ गया, Z इफेक्टिव ज्यादा तो Ip का वैल्यू और ज्यादा, मतलब Ip1 से बड़ा Ip2 और Ip2 से बड़ा Ip3। तो आंसर निकलेगा E1 से बड़ा E2 और E2 से बड़ा E3। तो आप समझ गए, जब आर्गन में कोई चेंज नहीं आया तो मतलब ये सब जगह लगेगा, यूनिवर्सल है। सक्सेसिव Ip की वैल्यू हमेशा बढ़ती जाती है, Ip1 से बड़ा Ip2 और Ip2 से बड़ा Ip3 होता है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन देखें। ये जो था, इनमें से कौन ऐसा है जो कि फर्स्ट Ip को रिप्रेजेंट करता है? Na से Na+ बन रहा है, हमें केटायन ही तो बनाना होता है। पर जरा यहां देखें, यहां पर कुछ लिखा है कि ये सोडियम कौन सी स्टेट में था? सॉलिड। क्या सॉलिड से इलेक्ट्रॉन निकालना था? Ip की डेफिनेशन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, और मिनिमम तब लगेगी जब वो कहां से निकले? गैस से। तो मतलब आपको सोडियम सॉलिड को कन्वर्ट करना पड़ेगा गैस में, और सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करते हैं तो जो प्रोसेस होता है उसको नाम दिया जाता है सब्लिमेशन एनर्जी। तो आपको पहले सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, उसके बाद जब Na सॉलिड गैस बनेगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, मतलब उस वाले प्रोसेस को हम क्या नाम दे देंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। ये दो एनर्जी का सम हो गया। अगले वाले को देखो, F2 से F+ बनाया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे तो, क्योंकि F2 से F+ बनाया है,
पर जरा देखना, एक और टर्म जो हमने काम में ली थी वो था आइसोलेटेड। गैसियस है कोई दिक्कत नहीं है, सॉलिड था तो दिक्कत आई, पर ये आइसोलेटेड नहीं है। F2 इज मॉलिक्यूल, और अगर मॉलिक्यूल को तोड़ोगे तो भी एनर्जी देनी पड़ेगी। F2 को तोड़ के जब F बनाओगे तो एनर्जी का नाम आएगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और जब वो बॉन्ड डिसोसिएशन दे दोगे F2 को तोड़ के 2 फ्लोरीन निकलेगा, पर यहाँ बाई 2 कर रखा है इसलिए 1 फ्लोरीन रहा तो वो बैलेंस हो गया। और उस फ्लोरीन से जब आपने F+ बनाया तो उसके बाद वाली एनर्जी का नाम आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर से रिप्रेजेंटेशन सही नहीं रहा क्योंकि आपको पहले BD देना पड़ा, उसके बाद आयोनाइजेशन हुआ। अगला वाला समझें, Mg, ये आइसोलेटेड भी है और गैसियस भी है, तो मतलब यहाँ तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पर यहाँ पर दिक्कत ये है कि आपने इलेक्ट्रॉन निकाल के यहाँ से +2 चार्ज करा है। +2 चार्ज होने का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हो? 2। पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे, प्रोसेस का नाम आएगा IE1। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे, प्रोसेस का नाम आएगा IE2। और इसी वजह से ये 2 IP का सम है, IP1 + IP2। ये भी एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। आखिरी वाला, एटम आइसोलेटेड भी है और गैसियस भी है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसमें प्लस आया है, मतलब ये IP की डेफिनेशन को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम क्या कहते हैं, जो डेफिनेशन है, सबसे पहली बात वो सॉलिड नहीं होना चाहिए क्योंकि उसमें कौन सी एनर्जी देनी पड़ती है? सब्लिमेशन। वो बॉन्डेड नहीं होना चाहिए क्योंकि उसके अंदर भी एनर्जी लगती है, नाम है बॉन्ड डिसोसिएशन। 2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकालने हैं क्योंकि पहला IP1 और दूसरा IP2 कहलाता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाला और उसको हमने नाम दे दिया IP1। तो क्या थी डेफिनेशन? एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में से आउटर मोस्ट शेल के सबसे ढीले बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसी का नाम आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। देनी पड़ी मतलब प्रोसेस बन के आया एंडोथर्मिक, ΔH की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। नेक्स्ट, कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से IP पे इन्फ्लुएंस होता है? सबसे पहला Z इफेक्टिव। क्या समझते हो Z इफेक्टिव से? न्यूक्लियस के खींचने की पावर। न्यूक्लियस के खींचने की पावर जितनी ज़्यादा, न्यूक्लियस उसको टाइटली बांध के रखेगा। अगर न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को बांध लिया, इसको निकालना आसान या मुश्किल? न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा इसको निकालना उतना ही मुश्किल होगा, और अगर इसको निकालना मुश्किल होगा तो IP की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। तो Z इफेक्टिव जितना ज़्यादा, IP का वैल्यू उतना ही ज़्यादा। कैसा रिलेशन निकल के आया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। Z इफेक्टिव बढ़ेगा, IP का वैल्यू भी बढ़ेगा। Z इफेक्टिव बढ़ता है जब पॉजिटिव चार्ज बढ़े, पॉजिटिव ज़्यादा Z इफेक्टिव ज़्यादा, नेगेटिव ज़्यादा Z इफेक्टिव कम। पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, IP का वैल्यू बढ़ेगा। नेक्स्ट वन, अगला जो फैक्टर बनाया वो है साइज के साथ। रिलेशन लिखा गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। साइज अगर बढ़ेगा तो हम कहेंगे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ गया। जैसे कि यहाँ पर एक शेल है, उसके बाद 2, 3, 4, 5 शेल ऐड होते गए। ये वाला न्यूक्लियस से बहुत टाइटली बंधा हुआ है, जबकि इस वाले इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन काफ़ी कम है। अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होगा तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही आसान होगा। तो साइज छोटा, IP ज़्यादा, साइज बड़ा, IP कम, मतलब साइज के साथ कैसा रिलेशन आया? इनवर्स। Z इफेक्टिव के साथ डायरेक्ट और साइज के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट वन, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। देखो ये क्या है, कोई भी ऑर्बिटल अगर अपनी कैपेसिटी पर पूरा भर जाए, जैसे S में आते हैं 2, P में 6, D में 10 और F में 14, तो इसको हम नाम देते हैं फुल फिल्ड। और अगर ये आधे हो जाएं, P में 3, D के 5 और F के 7, तो इसको नाम देते हैं हाफ फिल्ड। ये जो हाफ और फुल वाले कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ये बाकियों के रेस्पेक्ट में थोड़े ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और जो स्टेबल होगा, क्या वो कभी चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन निकले? क्योंकि अगर स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रखने वाले के लिए IP की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन।
नाइट्रोजन का कन्फिग्रेशन 2s2 2p3, ऑक्सीजन का कन्फिग्रेशन 2s2 2p4। जरा चेक करें P3 एंड P4, क्या ये हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन रखता है? हाँ, P3 इज हाफ फिल्ड, P4 कोई स्टेबल नहीं है, और अगर स्टेबल है तो उसके लिए IP की वैल्यू ज्यादा होगी। इसलिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से किसकी IP ज्यादा हो गई? नाइट्रोजन। अच्छा, कुछ नहीं कहा गया तो मतलब आप IP कंपेयर कर रहे थे फर्स्ट, और अगर उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो फिर वो बाकी की IP होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो P3 निकलने के बाद इसका कन्फिग्रेशन बना P2, और P4 में से निकाला तो ये बन गया P3, और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद चेक कर रहे हो तो कौन सी IP का आंसर हो गया? सेकेंड। अब जरा देख के बताएं P2 एंड P3 कौन ज्यादा स्टेबल? P3, क्योंकि उसका कन्फिग्रेशन कैसा बन गया? हाफ फिल्ड। अगर स्टेबल हो गया तो मतलब इसके लिए IP की वैल्यू ज्यादा होगी। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, किसका सेकेंड IP ज्यादा? ऑक्सीजन। तो मतलब ये निकल के आया कि आपसे कुछ नहीं कहा गया तो मतलब IP फर्स्ट का आंसर दे रहे हैं, और ओरिजिनल कन्फिग्रेशन ग्राउंड स्टेट IP फर्स्ट के लिए होती है। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आंसर दिया तो मतलब कौन सी IP का आंसर दिया? सेकेंड। और जो स्टेबल होते हैं उनके लिए IP अपने आसपास वाले एलिमेंट, आसपास से कहने का मतलब ये हुआ जब एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 1 रहेगा तो आप हाफ फील्ड या फुल फील्ड देखते हुए आंसर करेंगे, और आप कहेंगे कि उसका IP अपने आसपास वालों से ज्यादा हो गया। नेक्स्ट वन, अगला जो पॉइंट आया है उसको हमने नाम दिया है पेनिट्रेशन पावर। ये पेनिट्रेशन पावर देखो क्या कहलाती है, हम इसके बारे में एक बार पहले भी जान चुके हैं, और अभी देखो क्या कहेंगे। पेनिट्रेशन का मतलब होता है भेदना, और भेदना मतलब किसी चीज में से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेना। S, P, D और F न्यूक्लियस था, और एक ही शेल से, जैसे फोर्थ शेल में लिया 4s, 4p, 4d और 4f, सबसे करीब आया 4s, क्योंकि वो न्यूक्लियस के सबसे पहले भरा गया। न्यूक्लियस के सबसे करीब आया 4s, उसके बाद भरा 4p, 4d और 4f। जो पहले भरा वो न्यूक्लियस के करीब होगा। न्यूक्लियस के जो जितना ज़्यादा करीब होगा, न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ खींच के रखेगा, और न्यूक्लियस अगर उसको अपनी तरफ खींच के रखेगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, और जब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा तो आपको IP की वैल्यू ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं जिसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है उसके लिए IP की वैल्यू भी ज़्यादा होती है। S सबशेल जो है ज़्यादा करीब होता है न्यूक्लियस के P, D और F के कंपैरिजन में, इसीलिए वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने की जो एनर्जी लगती है वो ज़्यादा होती है। बेरिलियम और बोरोन 2s2 2s2 2p1, यहाँ इलेक्ट्रॉन S से निकल रहा है जबकि यहाँ पर P से। कौन न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब, 2s या 2p? आंसर निकल के आएगा 2s, और जो न्यूक्लियस के करीब होगा वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी। इसीलिए बेरिलियम और बोरोन में से किसकी IP ज्यादा हो गई? बेरिलियम। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, ये 2s2 से जाने के बाद इलेक्ट्रॉन गया 2s1 कन्फिग्रेशन में, जबकि यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कन्फिग्रेशन चला गया 2s2 में। दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाला। जब बिना निकाले आंसर किया था तो IP1 का आंसर था, जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हो तो अब आंसर आएगा IP2 का। बेरिलियम 2s1, बोरोन 2s2, कौन ज्यादा स्टेबल, बेरिलियम या बोरोन? S1 और S2 में से ज्यादा स्टेबल S2, क्योंकि उसका कन्फिग्रेशन फुल फिल्ड है, और स्टेबल होने की वजह से सेकेंड IP किसकी ज्यादा हो गई? बोरोन की। तो ये तरीका है आंसर देने के लिए। 4 फैक्टर हमने बनाए। पहला Z इफेक्टिव, जितना ज्यादा IP की वैल्यू उतनी ही ज्यादा। साइज के साथ रिलेशन इनवर्स, साइज जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, IP की वैल्यू उतनी ही कम। अगला नाम बोला स्टेबल कन्फिग्रेशन, हाफ फील्ड में आएंगे P3, D5, F7, फुल फील्ड में आएगा S2, P6, D10 और F14। जो भी स्टेबल होंगे उनके लिए IP की वैल्यू ज्यादा होगी। और पेनिट्रेशन, जो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब हो, S, P, D और F, सबसे करीब S सबशेल, और जो न्यूक्लियस के करीब उस पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा, और अट्रैक्शन ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी भी ज्यादा। इस रूल को भी आप आराम से तब तक लगाएं जब तक कि एटॉमिक नंबर का डिफरेंस कितना चल रहा हो, 1। तो एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 1 मतलब आसपास वाले एलिमेंट हो तो उनके ऊपर आप ये चीज लगा सकते हैं। या फिर आप यहां से देखें बेरिलियम और बोरोन, उन पे ये एग्जाम्पल लग जाएगा, या फिर जिंक और गैलियम जैसे कॉन्फ़िगरेशन पे ये एग्जाम्पल लगेगा,
जिंक का एटॉमिक नंबर 30 और गैलियम का एटॉमिक नंबर 31। कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 3d10 4s2, गैलियम बनेगा 3d10 4s2 4p1। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है 4s से, यहाँ निकलने वाला है 4p से। कौन ज़्यादा करीब, 4s या 4p? 4s, और जो ज़्यादा करीब उसके लिए IP की वैल्यू ज़्यादा। तो जिंक और गैलियम में से किसका IP ज़्यादा होगा? जिंक का। ये तरीका है जिससे हम आंसर इंडिकेट कर सकते हैं पेनिट्रेशन पावर की हेल्प से। नेक्स्ट वन, वेरिएशन। अब वेरिएशन देखने का तरीका देखो क्या। वेरिएशन बताना है जब आप एक पीरियड में मूव कर रहे हो लेफ्ट से राइट, और लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हो तो देखो सीक्वेंस कैसे बताना है। सबसे पहले जब आप एक पीरियड में जाते हैं लेफ्ट से राइट, तो फैक्टर जो कंपैरिजन के लिए काम में लिया जाता है उसका नाम है Z इफेक्टिव। क्या कहते हो? सेकेंड पीरियड लिखते हैं। क्वेश्चन लिया, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। वैसे तो आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, IP का वैल्यू बढ़ेगा, पर आप जानते हैं इसमें से कुछ कुछ स्टेबल भी बनेंगे। कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन 2s1, बेरिलियम 2s2, बोरोन 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6। जरा देख के बताएं, इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन में सबसे ज़्यादा स्टेबल 2p6 नियोन, लॉजिक इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद नाइट्रोजन हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, इसके अलावा बेरिलियम फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। अब जिसका भी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा उसकी IP ज़्यादा होगी। क्या सबसे ज़्यादा होगी? हाईएस्ट IP रखने वाला तो एक ही एलिमेंट है, वो है इनर्ट गैस। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वो तो इनर्ट है। इनर्ट में से तो ना इलेक्ट्रॉन निकालना होता है ना ऐड करना होता है। हाफ और फुल वाले भी स्टेबल हैं, पर उनकी IP सबसे ज़्यादा नहीं होती। उनका IP तभी तक ज़्यादा होता है जब तक एटॉमिक नंबर का डिफरेंस चल रहा हो 1। एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 1 होगा तो उनको आगे रखना है, उससे ज़्यादा होगा तब नहीं रखना। चलिए किस तरह से अप्लाई करना होता है। आप पीरियड में मूव कर रहे हैं लेफ्ट से राइट, आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो कहलाएगा Z इफेक्टिव बढ़ रहा है। Z इफेक्टिव बढ़ रहा है तो IP का वैल्यू भी बढ़ेगा। चलिए अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आया लिथियम, उसके बाद आया बोरोन, फिर आया बेरिलियम। क्या आप देख पा रहे हैं कि मैंने बेरिलियम को आगे रख दिया लिथियम से भी और बोरोन से भी, पर मैं कार्बन से आगे नहीं रखूंगा क्योंकि ये सिर्फ तभी तक लगता है जब तक एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 1 चल रहा हो। आगे चलते हैं। उसके बाद नंबर आया कार्बन, फिर आया ऑक्सीजन, उसके बाद आया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के आगे रखना पड़ा। क्यों आगे रखना पड़ा? क्योंकि नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन कैसा था? हाफ फिल्ड। बेरिलियम को बोरोन से आगे रखना पड़ा क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा था? फुल फिल्ड। उसके बाद आया फ्लोरीन और फिर आया नियोन। ये आंसर निकल के आया। जरा चेक करें जो लिखा गया है ऑर्डर वो किस तरह से आया। लिथियम, बोरोन, बेरिलियम, कार्बन, उसके बाद इनको चेंज करके ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नियोन। तो सीक्वेंस जो है वो हमें बताता है कि आपको जब भी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाना है और Z इफेक्टिव के अकॉर्डिंग जो है IP जमानी है तो आप आराम से जमाएं, पर बस एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी किसी का कॉन्फ़िगरेशन बन के आए या तो हाफ फिल्ड या फिर फुल फिल्ड, तो उन्हें आगे रखना है। सबसे आगे रखना नहीं है, सिर्फ तब तक आगे रखें जब तक कि एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 1 आ रहा है। और इनर्ट गैस अगर है तो उसका तो IP हाईएस्ट ही होना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बाकियों को आप अगल बगल से आगे रखें। जैसे कि यहाँ पर हमें नोटिस करना है तो हमने बेरिलियम और बोरोन में चेंज किया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज किया। फिर से देखो, थर्ड पीरियड के एलिमेंट थे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। मैग्नीशियम चेंज होगा, फुल फिल्ड है। फॉस्फोरस चेंज होगा, हाफ फिल्ड है। आर्गन हाईएस्ट होगा, इनर्ट गैस है। तो आपने अरेंज किया,
मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को बदल दिया, सल्फर और फास्फोरस को बदल दिया, और बाकी के एलिमेंट एज सच रह गए जैसे ये पहले जमे हुए थे। तो जमाने का तरीका यही है, हाफ और फुल वालों को अपने आसपास वालों से आगे रखो और बाकियों को नॉर्मल जमा दो। जैसे कि आपसे कहा जाए आपको सेकंड आईपी जमानी है सेकंड पीरियड एलिमेंट्स की, तरीका देखना किस तरह से करना है। क्वेश्चन लिया, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन। चलिए कॉन्फ़िगरेशन नोट करना। लिथियम होता है 2s1, 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6। अगर इन्हीं को देखते हुए आंसर करता तो आंसर तो आ जाता, पर इनको देखते हुए जो आंसर आता वो कौन सी आईपी का आंसर होता? फर्स्ट, क्योंकि ये तो ग्राउंड स्टेट है, ये तो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन का आंसर है। हमसे क्वेश्चन ने आईपी फर्स्ट नहीं पूछा था, हमसे क्वेश्चन ने कहा था आईपी सेकंड जमानी है, सेकंड आईई का ऑर्डर बनाने के लिए। अब देखो हम क्या करें, एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें क्योंकि ये तो आईपी फर्स्ट है। एक इलेक्ट्रॉन आपने जैसे ही निकाला, इन सब एलिमेंट्स के ऊपर जो चार्ज आ गया वो था प्लस चार्ज, क्योंकि सब पॉजिटिव चार्ज को ऑक्यूपाई करेंगे और सब पे प्लस आ गया। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, कॉन्फ़िगरेशन को बैक में लेके चले। 2s1 था, ये बन गया 1s2, 1s2 पर तो एक इनर्ट गैस आती है हीलियम, 2s2 से कन्वर्ट हो गया 2s1, 2p1 से 2s2, p2, p1, p2, p3, p4, p5, ये कॉन्फ़िगरेशंस आए हैं। अब इन कॉन्फ़िगरेशंस को देखकर अगर आपसे पूछा जाए कि आप आईपी का आंसर करें, तो ये वाला आंसर जो होगा ये कौन सी आईपी का आंसर होगा? सेकंड। इससे पहले जो आंसर कर रहे थे वो फर्स्ट था, और ये वाला कौन सा होगा? सेकंड। पहले चेक कर लें, स्टेबल कैसा बन चुका? इनर्ट गैस। Li प्लस का कॉन्फ़िगरेशन कौन सी इनर्ट गैस के जैसा बन चुका है? हीलियम। अगला जो स्टेबल है बोरोन प्लस, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन बन गया फुल फिल्ड। अगला स्टेबल O प्लस, क्योंकि ये बन चुका है हाफ फिल्ड। स्टेबल वालों को अगल बगल से आगे रखना है, पर जो इनर्ट गैस है उसको तो सबसे ही आगे रखना है, बाकियों को जमाना है। लेफ्ट से राइट जाओगे, Z इफेक्टिव बढ़ेगा, आईपी का वैल्यू बढ़ेगा। अरेंज करते हैं IP2 का सीक्वेंस देखते हुए। सबसे पहले आया बेरिलियम, कार्बन, बोरोन। बोरोन को आगे रखा है क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड है। नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को आगे रखा है, हाफ फिल्ड है। अगला नियोन, और सबसे आगे आ गया लिथियम। क्यों रखा लिथियम को आगे? क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा बन गया? इनर्ट गैस जैसा। तो हम कह सकते हैं जो भी कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस के जैसा बना लेगा वो हाईएस्ट होगा। हाफ और फुलफिल्ड वाले भी आगे आएंगे, पर तब तक जब तक एटॉमिक नंबर का डिफरेंस कितना चल रहा है? 1 चल रहा है। किसी भी पीरियड में सबसे ज्यादा फर्स्ट आईपी जो होती है इनर्ट गैस की। सेकंड आईपी सबसे ज्यादा होती है एल्कली मेटल्स की, क्योंकि अब वो इनर्ट हो गए। थर्ड आईपी सबसे ज्यादा होती है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, क्योंकि वो इनर्ट बन जाएंगे। तो जो भी अपना इनर्ट गैस के जैसा कॉन्फ़िगरेशन ऑक्यूपाई कर लेगा उसके लिए आईपी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। हाईएस्ट आईपी फर्स्ट इनर्ट गैस, हाईएस्ट आईपी सेकंड एल्कली मेटल, हाईएस्ट आईपी थर्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल। जितना ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आईपी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा। कुछ नहीं दिया गया, हमेशा कंपेयर करना है आईपी फर्स्ट ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन से। कह दिया है तो फिर वो निकाल लेंगे। IP2 कहा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के चेक कर लिया। IP3 कहे, एक और इलेक्ट्रॉन निकाल के चेक करेंगे। ये आईपी के लिए आंसर देने का तरीका होता है। ये सीक्वेंस है जहां से हम आयोनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे आईपी के होने वाले वेरिएशंस की, जब हम पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, या जब हम ग्रुप में मूव करते हैं टॉप टू बॉटम, तो किस तरह का वेरिएशन हमें पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलता है आईपी की वजह से।
लास्ट बात हुई थी जेड इफेक्टिव की वजह से, जब हम पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट से राइट जाओगे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आईपी का वैल्यू भी बढ़ेगा। ऐसे एलिमेंट जिनका कॉन्फ़िगरेशन या तो हाफ फिल्ड है या फिर फुल फिल्ड है, उनका आईपी अपने एडजेसेंट एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 1 है उनसे ज्यादा हो जाता है, और जिनका कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस के जैसा है उनके लिए आईपी की वैल्यू हाईएस्ट हो जाती है। कुछ नहीं कहा गया तो हमेशा कंपेयर किया जाता है आईपी फर्स्ट, और अगर कह दिया गया है स्पेसिफिक आईपी 2 तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन बनेगा उसे देखकर हम आईपी डिफाइन करेंगे। दूसरी हम जो बात करने वाले हैं, जब हम एक ग्रुप में मूव कर रहे हो टॉप से बॉटम की तरफ तो आईपी के क्या वेरिएशन रहने वाले हैं। जब हम मूव करते हैं ग्रुप में टॉप से बॉटम तो हम कह सकते हैं कि टॉप टू बॉटम की तरफ जाने पर नंबर ऑफ शेल बढ़ता है। अगर नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो साइज इंक्रीज होगा, और साइज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ने लगेगा। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जितना दूर होगा न्यूक्लियस का लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम हो जाएगा, और अगर अट्रैक्शन कम है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। इसीलिए साइज जितना ज्यादा रहेगा उसके लिए आईपी की वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं जब आप ग्रुप में मूव कर रहे हो टॉप से बॉटम की तरफ तो साइज इंक्रीज कर रहा है, और साइज बढ़ने के साथ आईपी का वैल्यू कम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसको अप्लाई करते हैं, जैसा कि यहां पर हमने ग्रुप में बनाया, जब आप मूव कर रहे थे टॉप से बॉटम की तरफ सबसे पहले बात हुई एस ब्लॉक की। एस ब्लॉक का ग्रुप नंबर फर्स्ट जिसको हम नाम देते हैं एल्कली मेटल्स, ग्रुप नंबर सेकेंड दैट इज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। आप जा रहे हैं ग्रुप में टॉप से बॉटम, नीचे जाने पर साइज बढ़ रहा है, और जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है आईपी की वैल्यू कम हो रही है। लिथियम का आईपी सबसे ज्यादा और सीजियम का आईपी सबसे कम हुआ, बेरिलियम का आईपी ज्यादा और बेरियम का आईपी कम हुआ। तो इसीलिए कहा जाता है जब आप मेटल्स में बात करते हैं नीचे की तरफ तो रिएक्टिविटी बढ़ने लगती है। अच्छा, मेटल्स का रिएक्टिविटी क्यों बढ़ा? क्योंकि हम कहेंगे सीजियम के लिए आईपी का वैल्यू सबसे कम है, और अगर आईपी का वैल्यू कम है तो इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालेगा उतना बढ़िया मेटल कहलाएगा। इसीलिए कहा जाता है मेटल्स डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज कर रहे होते हैं। पर ये कौन सी स्टेट की बात हुई? गैसियस। क्यों कहा गया? क्योंकि हम डिफाइन कर रहे हैं आईपी के बेसिस पर, और आईपी की डेफिनेशन ही होती है एक आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए। इसीलिए जब गैसियस स्टेट की बात करेंगे तो कहेंगे नीचे वाले मेटल्स हाईली रिएक्टिव हैं। इसी तरह से बात करें जब पी ब्लॉक में तो वही फैक्टर डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, और अगर साइज बढ़ रहा है तो आईपी का वैल्यू कम हो रहा है। ऑक्सीजन का आईपी ज्यादा है और नीचे की तरफ आईपी कम हो रहा है, फ्लोरीन का ज्यादा है नीचे कम हो रहा है। यहां से एक और बात निकल के आती है, अपन कहते हैं ग्रुप नंबर 18 जिनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2Np6, S में 2 और P में 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब इनके वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 8, और 8 होते ही कहा जाएगा इनका कंप्लीट हो गया ऑक्टेट। और जिनका ऑक्टेट हो जाता है उन्हें बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं होती, इसीलिए दे आर केमिकली इनर्ट। पर फिर भी हम देखते हैं कि नीचे की तरफ आने वाले दो एलिमेंट क्रिप्टन और जिनॉन ये तो अपने कंपाउंड बनाते हैं। क्रिप्टन का एक फ्लोराइड है, जबकि जिनॉन के खूब सारे फ्लोराइड और ऑक्साइड जो है वो स्टेबल है। अब जिनॉन ने कंपाउंड क्यों बनाया? तो क्या कहा जाएगा, जब आप ग्रुप में नीचे की तरफ गए साइज बढ़ा, और साइज बढ़ने पर आईपी का वैल्यू कम हो गया। आईपी का वैल्यू कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हुआ, इसीलिए जिनॉन के इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाले जा सकते हैं, और जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालेगा बॉन्ड के फॉर्मेशन में उतना आसानी से पार्टिसिपेट करेगा। इसीलिए ऊपर वाली इनर्ट गैसेस ज्यादा इनर्ट होती है, जबकि नीचे की तरफ जाने पर इनकी इनर्टनेस कम हो जाती है, क्योंकि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी बढ़ रही है। तो ये था ग्रुप का फैक्टर। जब आप नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ने पर आईपी का वैल्यू कम हो जाएगा। नेक्स्ट वन लिखा गया, वो जहां पर साइज में वेरिएशन आते थे उनकी वजह से अब आईपी पर क्या वेरिएशन आएगा उसकी बात कर रहे हैं। दो तरीके का कॉन्ट्रैक्शन पड़ा था, एक को नाम दिया था लेंथेनाइड और एक को नाम दिया था ट्रांजिशन। अगर F की पुअर शील्डिंग होगी तो नाम देंगे लेंथेनाइड, और अगर D की पुअर शील्डिंग होगी तो नाम देंगे ट्रांजिशन। अब इन दोनों कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट जिस ग्रुप में दिखाया जाता है उस ग्रुप को नाम देते हैं 13, मतलब बोरोन फैमिली। एलिमेंट आए बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेरियम। अब साइज के बेसिस पर आईपी में क्या कंपैरिजन कहा जाएगा? डाउन द ग्रुप जा रहे हो साइज बढ़ेगा, बोरोन से एल्यूमिनियम गए साइज बढ़ गया,
पर एल्यूमिनियम और गैलियम का साइज हो गया ऑलमोस्ट इक्वल ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि बीच में डी वाले इलेक्ट्रॉन्स आए थे जिनकी शील्डिंग पुअर थी। गैलियम से इंडियम गए तो साइज बढ़ गया, और जब आप इंडियम से थेलियम गए फिर से साइज ऑलमोस्ट इक्वल। रीजन दिया गया लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि बीच में एफ के इलेक्ट्रॉन्स आए थे और एफ की शील्डिंग पुअर होने की वजह से लगा था लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अब अगर कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है तो देखो इसका इंपैक्ट क्या दिखेगा। जब आप बोरोन से एल्यूमिनियम गए थे तो साइज बढ़ा था, और अगर साइज बढ़ेगा तो आईपी का वैल्यू कम हो जाएगा, इसीलिए बोरोन का आईपी ज्यादा, एल्यूमिनियम का आईपी कम हो गया। अब इसके बाद अगर हम नोटिस करें तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर तो साइज ऑलमोस्ट इक्वल है। अब अगर साइज बराबर है तो हम साइज वाला फैक्टर नहीं लगा पाए। साइज बराबर होने का लॉजिक क्या था, क्योंकि गैलियम से पहले इलेक्ट्रॉन डी में गया था और डी की शील्डिंग थी पुअर, और जब शील्डिंग कमजोर होती है तो सिग्मा कमजोर पड़ जाता है, और सिग्मा जो माइनस होने वाली चीज है अगर वो कम होगी तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू ज्यादा होगी, और जेड इफेक्टिव जब बढ़ता है तो कहते हैं आईपी का वैल्यू भी बढ़ जाता है। इसीलिए एल्यूमिनियम और गैलियम में जब गैलियम का जेड इफेक्टिव ज्यादा हुआ तो उसके लिए आईपी की वैल्यू भी ज्यादा हो गई। तो पहले तो आईपी कम हुआ पर उसके बाद ज्यादा हो गया। फिर से देखो, जब आप यहां गए गैलियम से इंडियम की तरफ तो साइज बढ़ा, और साइज बढ़ा तो आईपी की वैल्यू कम हो गई, गैलियम का आईपी ज्यादा, और कहा जाएगा कि इंडियम का आईपी कम हो गया। नेक्स्ट वन, जब इंडियम और थेलियम का कंपैरिजन करा तो हम कहेंगे फिर से साइज ऑलमोस्ट इक्वल है। अब उसका लॉजिक लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, बीच में इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ था एफ में, और हम जानते हैं एफ की शील्डिंग पुअर है, शील्डिंग कमजोर होगी तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो उसकी वजह से आईपी का वैल्यू भी बढ़ेगा। तो आप यहां पर देख सकते हो कि जो वेरिएशन आया है, पहले आईपी कम हुई, उसके बाद ज्यादा हो गई, उसके बाद कम हो गई, और उसके बाद ज्यादा हो गई। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है जहां पर बोरोन फैमिली के अंदर जो एलिमेंट है उनके लिए आईपी का वैल्यू लिख के दिया है। वैल्यूज इस तरह से है, ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा, इस तरह का वेरिएशन आ रहा है। क्वेश्चन ने उसके नीचे लिख के दिया है कि जो आईपी का वेरिएशन बार बार चेंज हुआ उसका लॉजिक क्या रहा होगा। तो लॉजिक देखिए क्या रहा, जब तक साइज बढ़ेगा आईपी कम हो जाएगी, तो यहां कम हो गई, जहां भी कॉन्ट्रैक्शन लगेगा आईपी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो पहले कम हुआ, फिर ज्यादा हो गया, फिर कम हो गया, फिर ज्यादा हो गया। उस क्वेश्चन को डील करने का तरीका रहा। अच्छा, आपसे कहा जाए कि आपको बोरोन फैमिली का फाइनल सीक्वेंस बनाना है कि जो ओवरऑल ऑर्डर बन के आएगा वो क्या होगा। तो एक्चुअल ऑर्डर देखो क्या रहा। अगर पूछा जाए आईपी किसके लिए डिफाइन होती है, मेटल्स या नॉन मेटल्स, तो हम कहेंगे आईपी के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, और इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी होती है मेटल्स की, इसीलिए कहेंगे मेटल्स का आईपी रहता है कम और नॉन मेटल्स का आईपी रहता है ज्यादा। अब अगर इन सब में मैं कंपेयर करूं तो आप देख सकते हो ये पी ब्लॉक स्टार्ट हुआ है, और पी ब्लॉक में यहां पर एक डायगोनल बनता है जो कि मेटलॉइड्स वाला है, उसके इधर की तरफ आते हैं मेटल्स और ऊपर की तरफ आते हैं नॉन मेटल्स। बोरोन एक नॉन मेटल टाइप का एलिमेंट रहा, और अगर नॉन मेटल टाइप का एलिमेंट रहा तो इसके लिए आईपी की वैल्यू सबसे ज्यादा हो गई। अब बाकी कंपेयर करें तो देखो क्या कहते हैं, जब जब कॉन्ट्रैक्शन लगता है तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ जाती है। वैसे तो हम क्या कहते हैं, एक ग्रुप में जेड इफेक्टिव कांस्टेंट था, पर जब कॉन्ट्रैक्शन लगेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो उसकी वजह से आईपी बढ़ेगी। अब यहां दो तरह के कॉन्ट्रैक्शन है, पहला है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन जिसकी वजह से गैलियम में चेंज आया, दूसरा है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जिसकी वजह से थेलियम में चेंज आया। पूछा जाए दोनों में ज्यादा इफेक्टिव कौन है, तो कहेंगे डी और एफ में से ज्यादा पुअर शील्डिंग होती है एफ की, और अगर एफ की शील्डिंग ज्यादा कमजोर है इसीलिए ज्यादा इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन मतलब लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन वाला थेलियम आगे की तरफ आया। उसके बाद जो अगली शील्डिंग रही वो थी डी की, और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन वाला गैलियम अगले नंबर पर आया। और बाकियों में कंपेयर करें तो क्या कहेंगे, नीचे जा रहे हो साइज बढ़ रहा है, और साइज बढ़ने पर आईपी का वैल्यू कम हो रहा है, तो अगला नंबर आया एल्यूमिनियम का और उसके बाद आ गया इंडियम का। तो ये फाइनल एक्चुअल ऑर्डर है जो कि वैल्यूज के बेसिस पर जमा होता है। और समझना चाहें तो तरीका बताया, बोरोन क्योंकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर दिखा रहा है, थेलियम क्योंकि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, गैलियम क्योंकि ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, और बाकी साइज ज्यादा तो आईपी का वैल्यू कम होगा। तो ये नॉर्मल ट्रेंड जो कि काम में आता है। नेक्स्ट वन,